नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं बोल रहा हूं तो मतगणना के लिए आधा दिन बचा है, क्योंकि 3 तारीख के दोपहर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 4 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले 1 तारीख जून को 7वें चरण का मतदान हो गया और उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हो गई और जो अपेक्षित था, हमारे जैसे जो तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर चुनाव की तरफ देखते, राजनीति की तरफ देखते हैं और निरपेक्ष वृत्ति से विश्लेषण करते हैं, उनको पता था कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। मैंने तो किताबें लिखी है, 2 किताबें लिखी है इस चुनाव पर। तो मेरे मन में कोई आशंका थी नहीं कि चुनाव में क्या हो क्या हो रहा है। बहुत सारे विश्लेषक जो है, प्रशांत किशोर जैसे, वो भी बोल रहे थे कि भाई कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है तो लोग परिवर्तन क्यों करेंगे। लोग परिवर्तन तब करते हैं जब तक हमारे यहाँ सेल फोन, मोबाइल, ये सिस्टम टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लैंडलाइन पर ही काम चला लेते थे, गालियाँ देते थे BSNL को, MTNL को, इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, वहाँ बड़ा करप्शन है, काम ढंग से नहीं करते, महीनों महीनों फ़ोन बंद रहता है, आता है तो 1 घंटे में भी चला जाता है। MTNL के कर्मचारी अच्छा काम नहीं करते, फिर भी उसी फोन से काम चला लेते थे। ना उठकर ग्राहक या कस्टमर बोलता था अभी तो मैं परिवर्तन करूंगा, मैं MTNL का फ़ोन, BSNL का फ़ोन उठाकर फेंक दूंगा। फेंक दोगे तो करोगे क्या? क्योंकि आपकी ज़रूरत फ़ोन ही आपकी अगर ज़रूरत है तो आप फ़ोन फेंक कर क्या करोगे? रेल की गाड़ी देखिए, रेल का सर्विस अच्छा नहीं था जब, फिर भी लोग रेल से ही प्रवास करते आए। क्यों? क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। जब रेल और हवाई जहाज की टिकटें नज़दीक आने लगी तो ठीक है, 4 पैसा ज़्यादा देंगे, हवाई जहाज से निकल जाएंगे या लग्जरी बस से जाएंगे। तो बात ये होती है कि परिवर्तन तब होता है कि जब हमारे सामने कोई पर्याय खड़ा हो जाता है, अल्टरनेटिव खड़ा हो जाता है। वरना जो चीज़ें हैं, जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, हम तोड़ मरोड़ कर फेंक नहीं देते। कितना भी पुराना घर हो जाए, वो घर, वो इमारत ढहने का कितना भी धोखा हो, तो मुंबई, पुणे या और कुछ शहर, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पुराने घर हर बरसात में ढहने का आशंका होती है, फिर भी लोग वहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव नहीं होता। तो बदलाव या परिवर्तन तब होता है जब कोई अल्टरनेटिव सामने खड़ा हो जाता है। जितने फास्ट सेल फोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये टेक्नोलॉजी फैलती गई, आहिस्ते आहिस्ते हम MTNL या BSNL की लैंडलाइन से दूर होते गए। मुझे याद है 20 साल पहले MTNL और BSNL में मिलकर 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारी थे। आज 1 लाख कर्मचारी नहीं बचे, क्योंकि उनकी सर्विस कोई लेना ही नहीं चाहता। परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन कब हुआ? हमारे लिए MTNL और BSNL की जो सर्विस है, उससे अच्छी सर्विस का एक अल्टरनेटिव पर्याय हमारे सामने पेश किया गया। प्राइवेटाइजेशन हुआ, लोगों ने स्वीकारा। तो मोदी को अगर लोग बदलना चाहते हैं तो मोदी से अच्छा अल्टरनेटिव लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। आप झूठे वादे करोगे, खटाखट 1 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे, आपकी नीयत लोग देखते हैं। अगर 60 साल 62 साल आज़ादी के बाद
कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही। 50 साल पहले इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, पूंजीवादियों की जो बैंकें थी वो गरीबों के दे दी। ये प्रचार उस वक्त हुआ था 50 साल पहले। लेकिन 50 साल पूरे होकर भी गरीबों को ऐसे नेशनलाइज बैंक में अपना खाता खोलना भी मुश्किल था। 2014 के बाद मोदी जी आ गए और उन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट शुरू कर दिए। गरीबों का खाता होना चाहिए, बैंक में डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा तो भी खाता खुलना चाहिए। वो खाता मोदी जी ने खोल दिया और एक समय आया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम पर उस खाते में गवर्नमेंट पैसा डालने लगी। इसको पर्याय अल्टरनेटिव बोलते हैं। बदलाव कैसे आता है ये आज राहुल गांधी बोल रहे आपके खाते में खटाखट पैसा डालेंगे, लेकिन वो खाते में पैसा डालने के लिए क्या आपने काम किया था? खाते खोले थे? क्यों नहीं खोले थे? इसका जवाब तो राहुल गांधी नहीं देते। ना उनकी इकोसिस्टम बने हुई पत्रकारिता राहुल गांधी को एक सवाल पूछती है कि भाई जिस खाते में पैसा डालना चाहते हो, सरकार आने के बाद वो खाते खोलने की तो मेहनत करते, प्रयास करते, आपने तो नहीं किया। 50 साल आप सत्ता में रहे लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की आइडिया तक आपके दिमाग में नहीं आई। राहुल के पिताजी बोलते थे 100 रुपया भेज दिया, 85 रुपया गायब होता था, 15 रुपया पहुंचता था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हारने वाले हैं, ये बिल्कुल हारने वाले हैं और इसलिए ये डर गए, एग्जिट पोल देखकर ही डर गए। अभी मतगणना बाकी है और मतगणना बाकी होते हुए 50 घंटे पहले इन्होंने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी, अपना नेटवर्क एक्टिव करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस अर्बन नक्सल बनते जा रही है। अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है? जो कानून नहीं मानते, जो बोलते हैं कि हमें ये चुनाव से जीतकर आई सरकार मंजूर ही नहीं है। नक्सलाइट क्या होते हैं? जिन पार्टियों ने चुनाव लड़कर सत्ता पाई है उनके खिलाफ हथियार उठाकर जो बगावत करते हैं उनको नक्सलाइट बोलते हैं और उनको शहर में बैठकर वाइट कॉलर सपोर्ट मिलता है उनको अर्बन नक्सल बोलते हैं। अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है? जो हाथ में हथियार उठाता नहीं लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था खड़ी है उसको खत्म करने की कोशिश में अपनी सब ताकत झोंक देता है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, वो कोई साईनाथ नाम का प्रोफेसर या नवला खा, ये सब अर्बन नक्सल हम इनको क्यों बोलते हैं कि ये बैठेंगे, संविधान या डेमोक्रेसी ने दिए हुए जो सुविधा है उसका पूरा फायदा उठाएंगे, लेकिन वही व्यवस्था खत्म करने के जो प्रयास होते हैं उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। नवला खा नाम का जो इंसान था या साईनाथ नाम का इंसान था, ये हमेशा ये काम करते थे, तो उनके सपोर्ट में आगे कौन है? देखो वो सब अर्बन नक्सल होते और ये क्या करते? कानून की व्यवस्था खत्म करने के लिए कानून का ही इस्तेमाल करते हैं। अब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग कोर्ट में ये जो मतदान यंत्र है ईवीएम, उसके खिलाफ याचिकाएं डाली गई, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं। आज तो मैं बोल रहा हूं, उस समय उसके 1 घंटे पहले चुनाव आयुक्त ने, प्रमुख चुनाव आयुक्त ने, राजीव कुमार ने एक पत्रकार वार्ता की, वार्ता परिषद की। उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि झूठा बोलते रहेंगे, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम हैक होता है, लेकिन सबूत पूछो तो कोई नहीं देगा। अकेले चुनाव आयोग ने सबूत नहीं पूछा,
सुप्रीम कोर्ट ने भी सबूत पूछा कि एक तो दिखाओ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ हैक हो सकता है। वो तो नहीं दिखाएंगे, बस आशंका पैदा करेंगे। देखो, सरकार जो होती है, संवैधानिक सरकार जो होती है, वो लोगों को और लोगों की मालमत्ता को सुरक्षा प्रदान करती है। हम सरकार है, कानून का राज है, तो आपका जीवित सुरक्षित है, आपकी मालमत्ता सुरक्षित है। इस भरोसे पर आम नागरिक जिंदा रहता है और सरकार की साथ रहता है। तो अगर सरकार से आपका विश्वास उड़ाना है, विश्वास खत्म करना है, तो आम जनता की सुरक्षा और उसका विश्वास खत्म करना चाहिए। सरकार और शासन व्यवस्था पर जो जनता का विश्वास है वो गिराने की कोशिश मतलब बगावत होती है। वो सिर्फ हथियार लेकर नहीं होती। जिस ढंग से लगातार बार बार कोर्ट में याचिकाएं डाली जाती है, तो कोर्ट का उसमें समय बर्बाद किया जाता है। और जब कोर्ट का समय और साधन अगर ऐसे फालतू चीज़ों के लिए बर्बाद किया जाता है, तो बाकी जो न्याय के याचिकाएं पड़ी है उस पर कोर्ट ध्यान नहीं दे सकती। यानी कि कोर्ट का जो प्रशासन है, कोर्ट की जो व्यवस्था है, उस पर इतना बोझ बढ़ाया जाए कि न्याय व्यवस्था कोलैप्स होनी चाहिए, गिर जानी चाहिए, ढल जानी चाहिए। उसको ही अर्बन नक्सल बोलते हैं। हथियार लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर हथियार वाले नक्सली हमला करते हैं। और अर्बन नक्सल जो प्रशासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसमें खामियां ढूंढकर उसका ही फायदा उठाकर उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते। तो आंदोलन और हथियार वाली बगावत, इनका मिलाप हो जाता है। ये एक दूसरे को छुपी छुपी मदद करते हैं। हम हथियार लेकर सुरक्षा खराब करेंगे, आप हमारे नाम पर कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था खत्म करो। इसलिए अर्बन नक्सल का जो मामला है उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। अब 1 जून को जब एग्जिट पोल आ गए, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने एनजीओ नेटवर्क को एक्टिवेट करने का निर्णय लिया है। कपिल सिब्बल ने तो पब्लिकली बोल दिया है, कांग्रेस के नेतृत्व ने बोल दिया है, इंडिया अलायंस के मीटिंग में तय हुआ है, हो सके उतनी याचिकाएं ईवीएम के खिलाफ, चुनाव नतीजों के खिलाफ, परिणामों के खिलाफ हर कोर्ट में डालते जाओ। यानी दिमाग में लोगों के आशंका पैदा हो, और कोर्ट इसमें इतना समय दे कि कोर्ट अपना काम कर ही नहीं सके। देखिए दोस्तों, ओसामा बिन लादेन आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी जिहाद की जो आइडिया थी वो उसने एक बार बता दी थी कि डेमोक्रेसी, संविधान, लोकतंत्र ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उसके खिलाफ होने वालों को भी अधिकार मिलते हैं। तानाशाह जनता को कोई अधिकार नहीं देता। मोदी के खिलाफ बोलना, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर याचिका करना, उसके खिलाफ आंदोलन करना, ये भी अधिकार जिंदा है। इसका मतलब ही लोकतंत्र जिंदा है। अगर मोदी तानाशाह होते तो आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, ना कि आंदोलन कर सकते थे, ना कि गवर्नमेंट के कोई कानून के खिलाफ आंदोलन कर सकते, लेकिन आप करते हो। इसका मतलब ही लोकतंत्र जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, आप रोज 10 साल से मोदी को गाली दे रहे हो, केंद्र सरकार को गाली दे रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। आप कोर्ट भी जा सकते हो, आपके खिलाफ डंडा उठाया,
जिस कानून के आधार पर केजरीवाल को या झारखंड के हेमंत सोरेन को अरेस्ट हो गई, वो तो कानून है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में गए, हमारी गिरफ्तारी ही गलत है ये कहते केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए, इसका मतलब कानून जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, सरकार भी संविधान का पालन कर रही है। और संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ आपको बोलने की और कुछ करने की सुविधा भी उपलब्ध है, मतलब तानाशाही कहाँ है, लेकिन बोलते जाओ। और उनके ही व्यवस्था पर इतना बोझ बढ़ाओ, यही तो ओसामा बिन लादेन कहता था, इनकी व्यवस्था पर इतना बोझ बढ़ाओ कि वो व्यवस्था चलाना ही मुश्किल हो जाना चाहिए। जिहाद की जो ओसामा बिन लादेन की आइडिया है, वो डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेसी मेंटेन करने का बोझ बढ़ाते जाओ। आपको याद होगा अजमल कसाब और उसका टोला 10 लोगों का मुंबई पहुंच गया, देखते देखते उसमें निरपराध 200 लोगों को गोली से भून डाला, मार डाला, 800 से अधिक लोग जायबंदी हो गए, जख्मी हो गए, बहुत भारी नुकसान हो गया। उसने तय किया, वो कानून नहीं मानता था, लेकिन हमारा कानून उस पर भी अन्याय ना हो इसकी चिंता करता है। 2-3 साल उसकी सुनवाई चली, उसको ट्रीटमेंट दी गई, मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। तो हमला उन्होंने हम पर किया है, फिर भी उसको असुविधा ना हो उसका बोझ हम ही उठाते रहे, हमारा संविधान उठाता रहा, हमारा लोकतंत्र गुनहगारी करता है उसका भी बोझ उठाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करो, ज़्यादा से ज़्यादा कानून तोड़ो, यानी कानून पर ही भरोसा करके कानून तोड़ा जाता है, क्योंकि हम कानून सख्ती नहीं करता। तो कांग्रेस ने अर्बन नक्सल होने का निर्णय ले लिया है, इसलिए संगठन के बल पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो देश में अराजक फैलाओ। तो इसके लिए अपने एनजीओ इकोसिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का तय किया है, मतलब कांग्रेस ने जिहाद पुकारा है। कांग्रेस, राहुल गांधी खुद को फिदायीन बनाना चाहते हैं। फिदायीन क्या होता है? अजमल कसाब फिदायीन था, वो दूसरों को मारने आया था और मारते मारते मर भी जाऊं तो परवाह नहीं, उसको फिदायीन बोलते हैं। मुझे जिंदा रहना नहीं, मैं तो मरूंगा, लेकिन मेरे मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मर्डर करूं, मार डालूं, यही तो फिदायीन का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का टारगेट क्या है? पिछले 10 साल में हमने देखा, मोदी जीत गए, हार गए, बात छोड़ दो, लेकिन जितने लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए, राहुल गांधी के साथ जुड़ गए, जितने छोटे मोटे दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए, वो तो मारे जा रहे। अगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का नुकसान होता है, नीतीश कुमार का नुकसान हो चुका है, जो दल कांग्रेस के साथ गए वो तो मर गए, उनका नुकसान हो गया। सीपीएम खत्म हो गई बंगाल में, केरला में भी खत्म होने जा रही है। तो कांग्रेस तो मर रही है, लेकिन मरने से पहले बाकी के जो दल है उनको भी कांग्रेस मारना चाहती है, उसको फिदायीन बोलते हैं। नक्सली भी दूसरों को मारते मारते मरना चाहता है, वो खुद को बचाना नहीं चाहता, लेकिन खुद को मरने के पहले
जितने को मार सकता हूँ उतना मारना, यही तो उनका टारगेट होता है। और आज कांग्रेस फिदायीन हो गई या कांग्रेस अर्बन नक्सल हो गई, ऐसा मैं कहता हूँ। उसका मतलब साफ साफ इतना ही है कि कांग्रेस को अब चुनाव से जीतने की इच्छा नहीं रही है, क्योंकि चुनाव से जीतने के लिए संगठन बनाना पड़ता है, जनता में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो राहुल गांधी को या कांग्रेस को करनी नहीं है। उनको कानून पर बोझ बनकर संविधान से निकली हुई जो व्यवस्था है वही खत्म करनी है। मतलब इनको संविधान ही खत्म करना है, इनको लोकतंत्र ही खत्म करना है। और चिल्ला रहे लोकतंत्र बचाना है, चिल्ला रहे संविधान बचाना है, लेकिन यही लोग तो संविधान के खिलाफ खड़े हो गए। क्योंकि संविधान से निकला पार्लियामेंट, संविधान से निकला चुनाव आयोग, संविधान से निकली प्रशासन व्यवस्था, अगर ये खत्म करना चाहते तो ये खुद फिदायीन बन गए, कांग्रेस अर्बन नक्सल होने को निकली। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।